मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो मेरा नाम है शिवम शुक्ला और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में और एंट्रोपी के बारे में। देखो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है। आप देख रहे हो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। एक बार मैंने आपको बोला था यूट्यूब पे कि हम आपके लिए 10 बजे पढ़ाएंगे। बोलना एक काम होता है और करना दूसरा काम होता है। इसको करने के लिए 9800 से ज़्यादा घंटा हम पढ़ा चुके हैं, 9800 आवर, वो भी ड्यूटी करने के बाद। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कंटेंट हमारा आगे चल के बहुत ही बड़ा इतिहास रचने वाला है और आपकी मेहनत आपके पूरे बैकग्राउंड को चेंज कर देगी। हमारा यही प्रयास है। हमने हज़ारों बच्चों को मोटिवेट किया है, उनको लक्ष्य तक पहुँचाया है। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेहनत करिए। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, बिना मेहनत करे सफलता नहीं मिल सकती। अब तक जिन लोगों ने कुछ दुनिया को दिया है उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है, खुद की समस्याओं से बहुत फाइट की है। समस्याएं तो आएंगी, आप कोई भी काम करोगे दिक्कतें आएंगी। आज मैं आपके लिए जो काम कर रहा हूँ इसमें हज़ारों दिक्कतें आती हैं, मगर हम फिर भी उस काम को करते हैं। जैसे आज मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे हम बुखार आ रहा है, मगर ऐसा नहीं कि हम बुखार आ रहा है तो हम आपको ना पढ़ाएं। हमें बुखार आता है तब भी हम आपकी क्लास लेते हैं। तो यही आपसे हमारा कहना है कि कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए और अपनी पारिवारिक कंडीशन को सामने रखिए। आपकी पारिवारिक कंडीशन कैसी है इसको समझिए। आपके माता पिता किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना है, ये बात आप हर समय सोचिए। संदीप माहेश्वरी और लोगों के जो मोटिवेशनल लेक्चर हैं वो आपके काम नहीं आने वाले हैं। हम आपसे बोलें कि एवरीथिंग इज ईजी, दिस इज फेक सेंटेंस। ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, नथिंग इज ईजी। आपके लिए कुछ भी अगर ईजी बनाना है तो आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब कहीं कुछ जाके ईजी होगा। जैसा कि आप लोग बोलते हो कि सर आप मोटिवेशन लेक्चर बनाइए, तो हमारी मेहनत ही आपके लिए मोटिवेशन है। एक आपको मालूम है 98 से ज़्यादा घंटा मैं आपको दे चुका हूँ। आने वाले समय में जो MCQ की बुक चल रही है मार्केट में, OP गुप्ता या फिर अदर बुक्स, उनसे बहुत सुपर लेवल की बुक आने वाली है हमारी। और हम आपको बता दें, वह पूरी बुक हम खुद हाथ से टाइप करेंगे, हम खुद कंटेंट तैयार करेंगे। ये मेहनत बहुत बड़ी मेहनत है। हमारा जो लेवल था वो बहुत ही छोटा लेवल था, उससे मैंने मेहनत करना शुरू किया, पर आज इंडिया में एक नाम है। वो नाम आप लोगों के माध्यम से है, हमारी मेहनत के माध्यम से है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेहनत करिए, इतिहास बनाइए, ऐसा इतिहास जो आने वाले समय में सभी लोग उसको फॉलो करें और वो कहें वास्तव में एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आने वाला स्टूडेंट बहुत आगे जा सकता है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़िए अपने अंदर विनम्रता को लाइए, नम्रता बढ़ाइए। जैसे एग्जाम्पल देखा है ना कि जैसे जैसे पेड़ फलदार होता है वो झुक जाता है, ऐसे ही आप जैसे जैसे योग्य बनिए, काबिलियत आपकी बढ़े, आपकी तनख्वाह बढ़े, आपका लेवल बढ़े, आपका सम्मान बढ़े, तो उसी हिसाब से आपकी नम्रता भी बढ़नी चाहिए, आपके अंदर उदारता आनी चाहिए। यही शिक्षा का मेन उद्देश्य है। जैसे आपने ऊपर देखा सेंटेंस लिखा रहता है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रम। जो विद्या होती है वो व्यक्ति को विनय, नम्रता प्रदान करती है, और नम्रता मिलने से व्यक्ति पात्र बनता है ईश्वर की कृपा का, या फिर जो चीज़ उसको चाहिए उसका। ठीक, अब पात्रा तो धनम प्राप्ति, और जब व्यक्ति पात्र हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो ऐसा करने पर उसे धन की प्राप्ति होती है। और धनात् धर्मा तथा सुखम, और धन प्राप्त होने पर वह धर्म का कार्य करता है, जिससे उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप मोटिवेटेड रहिए, मेहनत करिए। आप किसी एग्जाम्पल मत लीजिए, आप हमारा एग्जाम्पल लीजिए। 9800 घंटा मेहनत कर चुका हूँ। मुझे लगता है एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा साबित होगा। और आने वाले समय में केमिकल गुरु का जो लेवल होगा पूरा दुनिया देखेगी। हम अदर कंट्रीज के लिए भी डिफरेंट लैंग्वेज में लेक्चर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो कंटिन्यू बहुत ही अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग बहुत ही अच्छे से चल रहा है। हमने फ़ीस को घटा के
12,500-13,000 जो फीस थी 10 सब्जेक्ट की, उसको घटा के 7,000 से भी कम कर दिया है। तो इसमें हम आपका यही सहयोग चाहते हैं, आप लोग सहयोग करिए, अच्छे से पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को कहिए कि एक ऐसे टीचर है जो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, और उनके पास बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक इंतजाम नहीं है, फिर भी वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। हमारे पढ़ने वाले बच्चों को फीस की दिक्कत नहीं आती है। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे हमारी क्लास को ज्वाइन करें और अपने मित्रों को बताएं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी। हम गिब्स फ्री एनर्जी आपको लिखवाते हैं। चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम है, कोई पिस्टन प्लंजर सिस्टम है, ठीक। हमने उसको एनर्जी का कुछ अमाउंट दिया है। आपको मालूम है ये एनर्जी जो है 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी। नंबर 2, पहला काम है कि ये सिस्टम सराउंडिंग पे एक वर्क करेगा, और दूसरा जो एनर्जी है वो कुछ एनर्जी का पार्ट अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, मतलब अंदर के सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने में ख़त्म हो जाएगी, है ना। जो हम हीट देते हैं वो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, जो आपने देखा, क्योंकि जो हीट है वो एक लो ग्रेड एनर्जी है, आपने देखा। यानी अगर पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, इसका मतलब है कि कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि डिसिपेट हो जा रहा है, जो कि अंदर टेम्परेचर बढ़ाने में ख़त्म हो रहा है, ठीक। तो अब मैंने कुछ एनर्जी सिस्टम दी है, उसमें से कुछ एनर्जी ही से वो वर्क कर सकता है। अब वो है W। फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हैं कि भैया हमारे पास जो सिस्टम है वो सिस्टम को हमने मान लो 12 जूल एनर्जी दी है, तो वो 10 जूल एनर्जी वर्क कर दे रहा है, और 2 जूल जो है वो उससे वर्क नहीं हो पा रहा है, मतलब वो टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो बढ़ के 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसका 2 जूल एनर्जी जो है उसने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि मैंने आपको बोला है फॉर आइडियल गैसेस टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। क्लियर बात। हम बात कर रहे हैं कि इसके पास जो कुछ एनर्जी थी उसने उस पूरी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाया, कुछ ही एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर पाया। चलिए लिखिए गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन। लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी of a system that can be converted into useful work। एक स्टूडेंट कह रहा है, विनोद पूछ रहा है भैया कि सर वर्क कैसे करेगा। इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं उन पर उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वो कोलिजन करेंगे, उनका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर मान लो P है। इस प्रेशर को अगर हम इसके फिक्स कर दें, जो पिस्टन है इसकी फिक्स कर दें, यहाँ पर जॉइंट वेल्डिंग मार दें, तो अब क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम इसको फिक्स ना करें तो क्या होगा, फिर जो पिस्टन को ऊपर धक्का मारेगा, मतलब धक्का मारेगा मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब सिस्टम बाहर के मतलब एटमॉस्फेयर पे क्या कर रहा है, एक वर्क कर रहा है। समझ गए, इस तरीके से वर्क करेगा। और वर्क कैसे निकालते हो, P इंटू डेल्टा P, ठीक। और इस तरीके से सिस्टम अपने टेम्परेचर को और प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। बेसिकली यहाँ पर प्रेशर मेंटेन रहेगा।
इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि एनर्जी दी है बची हुई ये एनर्जी क्या करेगी, इसको टेम्परेचर को बढ़ाएगी, और टेम्परेचर को अगर नहीं बढ़ाती है तो सिस्टम की जो रैंडमनेस है उसको क्या करेगी, बढ़ा देगी। सिस्टम जो डिसऑर्डर हो जाएगा हमारा, मतलब जो मॉलिक्यूल की जो इनकी इस तरीके से स्लो स्लो मूव कर रहे हैं, अब वो कोलिजन इनके बीच में बढ़ जाएगा। हम आगे बढ़ाएंगे एंट्रोपी में, तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ाएगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि यूजफुल एनर्जी जो है वो हमारी 12 में से 10 जूली है, जिससे हम यूजफुल वर्क कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, तो आप बोलोगे सिस्टम का वो एनर्जी अमाउंट होता है, वो एनर्जी होती है जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बोला सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है, 12 है, तो उसको वर्क में कितना कन्वर्ट, 12 जूल मुझे वर्क मिल जाएगा, तो मैं 12 जूल वर्क नहीं मिल पाएगा भाई, 10 ही मिल पाएगा। इसका मतलब क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम कितनी है, उस समय 10 है। अब मैं एक फिजिकल एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे आपने क्या किया कि आप भैया गए मार्केट से और कोई ब्रांडेड दूध लेके आए, मान लेते हो अमूल का दूध लेके आए आप, अमूल मिल्क लेके आए। आपने क्या किया कि इस कमंडल में क्या किया है, उसको भर दिया। तो आपने कितना दूध है, 1 लीटर है, मान लो 1000 ml है। अब भैया आपको बनानी है चाय, क्योंकि चाय के आप बहुत शौकीन हो। अब चाय आपको जो बनानी है, तो आपने पानी ले लिया है ना, इसमें चाय पत्ती डाल दिया, दूध डालना है इसमें। तो जब आपने दूध डाला तो क्या देखा कि 995 ml दूध इसमें आ गया। जब आपने पूरा इसको खाली कर दिया तो उसमें दूध कितना है, 995 ml, जबकि इसमें था तो 1000 ml। तो भाई ये 5 ml बचा हुआ कहाँ गया, 5 ml इसकी दीवारों पे लग गया, यहाँ पर इससे बिक गया है सरफेस, वो यहाँ जो भी अंदर रह गया 5 ml, वो हमने रिकवर नहीं कर पाया। इसका मतलब यूजफुल कितना हुआ, 995। तो जो 995 है वही गिब्स फ्री एनर्जी है, समझ गए। तो गिब्स फ्री एनर्जी अपने आप में क्या होती है कि बहुत कुछ बताती है। कोई पूछे गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो गिब्स फ्री एनर्जी H इक्वल टू होता है, G इक्वल टू होता है H माइनस टी इंटू एस। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, समझ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको चेंज की फॉर्म में दिखाएं, कुछ हम एक्टिविटी करें और उससे इसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आए, तो ये डेल्टा जी होता है डेल्टा H माइनस टी इंटू डेल्टा एस। मतलब अगर मुझे कितना एंथैल्पी टोटल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है मालूम पड़े, और ऐसा करने से डेल्टा एस एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ है ये मालूम पड़े, तो ऐसा मालूम होने पर हम डेल्टा जी पता कर सकते हैं। मैंने बोला कि सिस्टम के अंदर जो एनर्जी जा रही है वो नहीं या तो स्टोर हो रही है या तो इंटर एनर्जी के तौर में स्टोर होगी, तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब एनर्जी वो ख़राब हो रही है, वो डिसिपेट हो रही है, और एनर्जी जो डिसिपेट होती है वो हमेशा एंट्रोपी के फॉर्म होती है, मतलब अंदर के मॉलिक्यूल की स्पीड को बढ़ा देगी, सिस्टम को अंग भंग कर देगी, मतलब सिस्टम के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी क्या करेगी, उनको आपस में टकराएगी, उनकी स्पीड बढ़ा देगी, वो बॉल से टकराएंगे आपस में, मतलब सिस्टम को डिसऑर्डरनेस उसकी क्या करेगी, बढ़ा देगी। आगे हम बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में। तो बेसिकली ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन थी। मैंने आपको याद होगा CRE में मैंने आपको बताया था कि आपको ये पता करना है कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो अब ये देखोगे उसका डेल्टा जी रिएक्शन मान लो पहले आपने वाला इस समय स्टार्ट किया और अंत में, अगर पहले पता करो कि पहले मान लो G1 था बाद में था G2, ठीक, गिब्स फ्री एनर्जी, तो दोनों का डिफरेंस निकालो, G2 माइनस G1 निकालो, उसे बोलते हैं डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आया है, इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी में क्या हुआ है, कमी हुई है, G2 इज लेस देन G1। तो अगर कमी हुई इसका मतलब उसने कुछ वर्क किया, वर्क कहाँ किया, कोलिजन में किया, कोलिजन होगा तो रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन अगर होगी तो मैंने बोला डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अगर इस तरीके से डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो भाई इसका मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी हो रही है इसका मतलब है कि कुछ एंट्रोपी कम हुई है, एंट्रोपी कम हुई है इसका मतलब मॉलिक्यूल टकराए नहीं है और टकराने से बच गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर से मान लो कोई एक आदमी जा रहा है, इधर से कोई दूसरा उसका दुश्मन आ रहा है, टकरा रहा है, मगर सोचा कि चलो लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इधर बच गया,
तो अब मेरे भाई जब टकराएंगे नहीं तो रिएक्शन कैसे होगी? आपको मालूम है कि टकराना बहुत आवश्यक है, कोलिजन थ्योरी से आपने देखा। तो डेल्टा जी जो है अपने आप में क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया। तो तब रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन मेरे प्यारे पॉसिबल है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल है। अगर रिएक्शन होगी डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है, नॉट पॉसिबल। और डेल्टा जी मेरे प्यारे जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है कि अंदर हरकत चल रही है, ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है, मगर बी दोबारा से में कन्वर्ट हो जा रहा है। नेट चेंज, नेट स्टेट चेंज नथिंग, कोई भी जो रिजल्टेंट चेंज है स्टेट में वो नहीं हो रहा है, यानी रिएक्शन अपने आप में इक्विलिब्रियम में है। मैंने आपको बताया था। तो कहने का मतलब जी आपने सब देखा। आपने वो चार्ट भी आपको याद होगा कि अगर इसमें हमने जो हमने इक्वेशन लिखी है कि डेल्टा जी इक्वस टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा माइनस टी इंटू डेल्टा एच। अब इसमें हम डेल्टा एच नेगेटिव रखेंगे और डेल्टा एच क्या करेंगे? नेगेटिव रखेंगे। और नेगेटिव रखने के बाद हम डेल्टा जी को अपने हिसाब चेंज करेंगे। तो डेल्टा एच पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके लिए भी मैंने आपको एक लिस्ट बनवाई थी, है ना। तो अगर हम डेल्टा एच नेगेटिव रखें, डेल्टा एच नेगेटिव रखने का मतलब है कि टोटल एनर्जी में कमी आ रही है। इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो कैसी है? एंडोथर्मिक है, मतलब सिस्टम की एनर्जी को ले रही है, तब रिएक्शन हो रही है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है और साथ में डेल्टा जी भी नेगेटिव है, डेल्टा जो एच है वो नेगेटिव है और डेल्टा जी भी नेगेटिव है, तो डेल्टा जी भी नेगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब है कि स्पॉन्टेनियसली ऑल टेम्परेचर्स पे जो रिएक्शन है वो होगी। समझ गए? जैसे कि ऑल टेम्परेचर पर होगी। नंबर 2 मैंने फिर आपको बोला कि भाई डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एच अगर कैसा है? पॉजिटिव है। इसको एक हम लिख लीजिए आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको सीआरई में पढ़ाया था। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे कुछ प्यारे नए स्टूडेंट हैं छूट जाएं, उन को दिक्कत हो। देखो मैं 100 से बता रहा हूँ, जैसे ही मैं कोई वर्ड ख़त्म करता हूँ तो आप 100% एबल हो जाओगे ओपी गुप्ता जैसी 20 बुक को पूरा सॉल्व करने के लिए। हमने बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है, इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको ये चिंता ना रहे। हमसे कोई सवाल पढ़ने के बाद आप 100% श्योर समझो कि आप रेडी हो जाओगे पूरी तरीके से ओपी गुप्ता को सॉल्व करने के लिए। समझ गए? आप एवरी क्वेश्चन डिप्लोमा बीटेक किसी भी लेवल से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। समझ गए? कंटेंट बहुत ही सुपर है, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। चलो इसमें लिखो साइन ऑफ डेल्टा एच, साइन ऑफ डेल्टा एच, फिर ऐसे लिखो साइन ऑफ डेल्टा एच, फिर लिखो साइन ऑफ डेल्टा जी, और यहाँ लिखो टाइप ऑफ प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस कैसी होगी। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको कि नेगेटिव, डेल्टा ए नेगेटिव का मतलब एंडोथर्मिक है। ठीक, और डेल्टा जी भी कैसा हो? नेगेटिव हो। तो आप देखोगे कि डेल्टा एस उसका जो होता है वो पॉजिटिव होता है। डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब है कि अब एंट्रोपी बढ़ चुकी है, और एंट्रोपी अगर बढ़ेगी तो रिएक्शन होगी। एंट्रोपी घटना ये शो करता है कि रिएक्शन शायद नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी एंट्रोपी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, मतलब रिएक्शन होगी किसी भी टेम्परेचर पर। स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। ठीक, दूसरा लिखो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और डेल्टा जी भी क्या है? पॉजिटिव है। डेल्टा जी पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन नहीं होगी, आपको मालूम है।
तो ऐसे केस में जो मालूम है कि भाई डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव ही आने वाला है, रिएक्शन नहीं होगी। तो लिखो, जो लिखा था ना स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, तो यहाँ लिखना है नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। अगला लिखो, अगर डेल्टा इज पॉजिटिव है, डेल्टा इज पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक, और जो साइन के बारे में बात करें हम डेल्टा जी के, तो डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। इन दोनों केसेस में डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होगा, तो रिएक्शन होगी तो बट हाई टेम्परेचर पर। यहाँ लिखो स्पॉन्टेनियस इफ द टेम्परेचर इज हाई। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या होगी? फेवरेबल होगी, राइट। सिमिलरली अगर मान लो डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा जी भी कैसा है? पॉजिटिव है, या मान लो नेगेटिव भी है, दोनों केस में है। ठीक, तो अब देखोगे कि डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन होगी। पर किस कंडीशन में होगी? बोल लिखो स्पॉन्टेनियस इफ द टेम्परेचर इज लो। ठीक, लो इनफ मतलब सही सलामत लो होना चाहिए। ठीक, लो इनफ लिख लो आगे, लो इनफ, यहाँ पर हाई इनफ, पर्याप्त मात्रा में। तो ये तो कहानी थी डेल्टा जी की। तो मेरे प्यारे, हम बहुत कुछ आगे देखने वाले हैं इनके बारे में। इनका एक्सप्लेनेशन हमने इस तैयारी में आपको कराया है कि अगर स्टेटमेंट का कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा सब आपको समझाया है। मुझे लगता है इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या है? इसी में नया टॉपिक डालो, एंट्रोपी। हम एंट्रोपी के बारे में बहुत कुछ बात करेंगे, मगर फिलहाल अभी एक थोड़ा दर्शन कर रहे हैं हम एंट्रोपी का। व्हाट इज एंट्रोपी? हमारी पूरी यूनिट एंट्रोपी आ गई। तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम में मॉलिक्यूल इस तरीके से रखे हुए हैं, सब मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, बस यहाँ पर एक मॉलिक्यूल यहाँ था, समझ गए? मैंने बोला कि इस सिस्टम की एंट्रोपी है S1। सारे मॉलिक्यूल यहाँ पर आराम से रखे हुए हैं। ठीक, जो भी है मैं पूछूंगा बाद में क्वेश्चन आपसे। और इसकी एंट्रोपी है S2। तो इन दोनों फिगर को देखो और मुझे बताओ इनमें अंतर क्या है। ये फिगर नंबर 1 है और ये फिगर नंबर 2 है। तो विनोद कह रहा है सर इसमें जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल जो हैं क्या कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके रखे हो, बस थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत चल रही है, यहाँ पर ये सही से नहीं बैठे हुए। मान लो कोई मीटिंग हो रही है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बस चेयर में सही से बैठे हैं, पीछे 2 लोग ऐसे हुए हैं जो चेयर पे पैर रख के बैठे हुए हैं, थोड़ा सा सिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हैं। मगर ये यहाँ तो कहानी दूसरे में बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पर सारी कुर्सियाँ बिल्कुल डिसऑर्डर हैं, है ना, कोई सही तरीके से मैदान में नहीं बैठा हुआ है। जे इसकी कुर्सी पर रखा है, जे उसकी कुर्सी पर रखा हुआ है। यहाँ पर ऑफिसर बोल रहा है, यहाँ मीटिंग हो रही है। इन लोगों को मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है, कुछ देर में लड़ने लगते हैं, आपस में टकराने लगते हैं। यानी दूसरा सिस्टम का जो ऑर्डर है बिल्कुल ऑर्डर है ही नहीं, यानी हाईली जे डिसऑर्डर है। सिस्टम क्या है? हाईली डिसऑर्डर है। और यहाँ पर जो मतलब लगभग पूरे तरीके से ऑर्डर मैनर में है, बस थोड़ी सी दिक्कत है। तो वेरी लो डिसऑर्डरनेस, यानी डिसऑर्डरनेस यहाँ पर क्या है? बहुत कम है पहले वाले में, और दूसरे वाले में डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है। और मैंने आपको बोला कि भैया दूसरा वाला है ना, उसका एंट्रोपी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है पहले वाले के मुकाबले में।
इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, दूसरे वाले की और डिसऑर्डरनेस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है और उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। इसका डिसऑर्डरनेस कम है, इसकी एंट्रोपी बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि एंट्रोपी का संबंध उसकी ऑर्डरनेस से है, उसकी डिसऑर्डरनेस से है। डायरेक्टली हम बोले तो डिसऑर्डरनेस है। अगर एंट्रोपी ज़्यादा है तो डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगी, एंट्रोपी कम है तो डिसऑर्डरनेस कम होगी। ठीक, तो लिखना है लिखो एंट्रोपी, जिसको हम कैपिटल एस से दिखाते हैं, लिखो एंट्रोपी। अगर स्पेसिफिक एंट्रोपी होती है एस अपॉन मास तो उसको हम स्मॉल एस से भी दिखाते हैं, मैंने आपको पहले बताया। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एंट्रोपी की, तो लिखो इट इज ए मेजर, इट इज द measures of a degree of disorderness of the system, disorderness of the system, यानी किसी की एंट्रोपी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब उस सिस्टम उतना ही ज़्यादा डिसऑर्डर है, उसके पार्टिकल उतने ज़्यादा डिसऑर्डर मेजर में है। जैसे कोई भी मटेरियल है, अगर वो लिक्विड, अगर कोई मटेरियल, कोई मान लो पानी है, पानी को हमने आइस बना दिया, वाटर की हमने आइस बना दी, तो आइस का सॉलिड स्टेट है, तो मॉलिक्यूल क्या है, बिल्कुल पास पास इस तरीके से आपस में बने होते हैं। अगर वही टेम्परेचर बढ़ा के हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा गर्म किया और गर्म करने पर हमने इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो अब मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, यानी अब दूर हो जाएंगे, आपस में टकराएंगे भी, हमारे सीमा में रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड की जो डिसऑर्डरनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है सॉलिड से, इसका मतलब उसकी जो है एंट्रोपी क्या है, ज़्यादा है। बात समझे। इसी तरीके से अगर हम उसको और गर्म करें, वेपराइज कर दें, तो गैस बन जाएंगे और पार्टिकल बहुत तेज़ी से आपस में टकराएंगे, कंडेंस होंगे, आएंगे जाएंगे, यानी अब डिसऑर्डरनेस बहुत बढ़ चुकी है, मतलब अब उनकी जो है एंट्रोपी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में एंट्रोपी कंटिन्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि किसी भी आइस को मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, एंट्रोपी घटती है, एंट्रोपी बढ़ती है, कोई चेंज नहीं होता। तो भैया एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। और एंट्रोपी जब बढ़ेगी तो मेरे प्यारे डेल्टा एस उसका क्या होगा, डेल्टा एस उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी S1 से S2 हो गई और S2 बढ़ा है, और हमेशा डेल्टा एस का मतलब होता है S2 माइनस S1। 106 100 है तो घटाएंगे तो +6 आएगा ना, तो पॉजिटिव। तो आइस को अगर हम मेल्ट करें या मान लो हम वैक्स को मेल्ट करें, तो इन दोनों कंडीशन में एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ गए। एंट्रोपी बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। एंट्रोपी हम किसी सिस्टम की ना निकाल के हम उसकी चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं। ठीक, चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए हमें एक रिलेशन दिया है, थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ, जो हमें बताता है कि हीट ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होता है। फर्स्ट लॉ ने हमें बताया कि हीट का ट्रांसफ़र होता है हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, वो उसने बताया वो हीट का ट्रांसफ़र होता है कि सिस्टम को हीट हम देंगे तो वो एनर्जी दो जगह डिसिपेट हो जाएगी, उसने बताया। बट सेकेंड लॉ ने बताया कि हीट का ट्रांसफर तो होता है, बट होता कहाँ है, कहाँ से कहाँ होगा, तो आंसर आया कि हमेशा हायर जो लेवल ऑफ एनर्जी हायर टेम्परेचर है उससे लोअर लेवल ऑफ एनर्जी पर हीट का ट्रांसफर होगा। दिस स्टेटमेंट गिवन बाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ से इन्होंने कहा कि भैया ये तो बात ठीक है, सिस्टम को एनर्जी हम देंगे और उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बात ठीक है, मगर कितनी एनर्जी ऐसी है जो टेम्परेचर बढ़ाएगी, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर in the system and useful in increasing a temperature, तो dq इक्वल्स टू T डेल्टा S। समझ गए। तो सेकेंड लॉ जो बहुत ही इफेक्टिव रहा ये बताने में, तो इस लॉ की हेल्प से हम इस चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ से हम डेल्टा एस निकाल सकते हैं कि सिस्टम को कितनी एनर्जी हमने दी है और साथ में उसके बाद टेम्परेचर कितना है, इन दोनों की वैल्यू से हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली क्या है, किसी भी सिस्टम को कितनी एनर्जी आपने दी है तो वो क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि व्हेन अ सिस्टम इज अंडरगोइंग चेंज, ठीक, मतलब हम एक स्टेट दूसरे स्टेट में ले जाते हैं उसको, देन द एंट्रोपी चेंज is equal to the heat absorbed by the system divided by the temperature at which change taken place। समझ गए।
तो जैसे आपने कहा डेल्टा एस जो है वो क्या है, तो डेल्टा एस dQ/T है। अगर मुझे एंट्रोपी को डिफाइन करना है तो हमारे पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने क्या किया, dQ एनर्जी एब्जॉर्व करवाई है, और उस समय उसका टर्म जब एब्जॉर्व करवा रहे थे उस समय टेम्परेचर T था, तो इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो उस मतलब हमने 20 जूल एनर्जी एब्जॉर्व करवा दी और टेम्परेचर कुछ भी टेम्परेचर था केल्विन में, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी मतलब उतनी क्या होगी, इसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। इससे निश्चित होता है कि अगर कोई भी मटेरियल ऐसा है, कोई भी हमारे पास सिस्टम है, जितनी ज़्यादा एनर्जी वो ऑब्जर्व करेगा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी में उसके चेंज आएगा और एंट्रोपी उसकी बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर एनर्जी हम ले लेते हैं उससे तो एंट्रोपी उसकी डाउन होगी। सिंपल एग्जांपल, हमारे पास आइस से हमने उसको गर्म किया, एनर्जी दी, तो मॉलिक्यूल क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, आइस से लिक्विड बन गया, वाटर बन गया, तो एंट्रोपी चेंज होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना। इसी प्रकार से अगर हम एनर्जी ले लें, दोबारा लिक्विड सॉल्ट में कन्वर्ट कर दें तो एंट्रोपी डाउन हो जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे, डिसऑर्डरनेस सिस्टम की कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने समझा कि वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है चीज़ों को समझना, और हम आगे फर्स्ट सेकंड लॉ में काफ़ी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे आप, तो एक ही टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे, कमेंट करके बताइए। हमारा जो कोर्स 12,500 के करीब था उसको मात्र 6,500 में आपको मिल रहा है एक बार में, ठीक। हमारे स्टूडेंट 1,000 ज़्यादा हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे देश विदेश से बाहर के उन बच्चों का जिन्होंने हमारे कंटेंट पर भरोसा किया, और हम विनम्रता के साथ आपको ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। 24 आवर आपको हम सपोर्ट देते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो तो मिनिमम टाइम में हम आपका आंसर देते हैं। हम बच्चों को बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत ही आसानी से उनको पढ़ाते हैं, ठीक। स्पेशली हम डिप्लोमा BSc वालों को कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं। अगर आप हमसे इन 2 डिप्लोमा BSc वाले कंपटीशन के पढ़ रहे हो, चाहे DRD हो, इसरो हो, वार्क हो, NFL हो, टाटा हो, RCL RCFL हो, एनी एग्ज़ाम अगर है तो इन सब के लिए, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी उसका एग्ज़ाम, तो आप समझ सकते हो कि आप 100% पेपर सॉल्व करके आओगे। हमारे पढ़ाने से बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में सेट नहीं होता है, अब तक के इतिहास रहा है। तो मैं प्लीज़ आपसे कहूँगा कि हमारी क्लास को ज्वाइन करें और बहुत अच्छे से काम करें, इंजीनियरिंग को सीखें। हम प्रैक्टिकल अप्रोच से सिखाते हैं। हम टॉपिक में पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर उसका न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं, प्लस उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, प्लस इंडस्ट्रियल कैसे अप्लाई होता है समझाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको समझाने वाले हैं। जब हम आपको एंट्रोपी पढ़ाएंगे और हम पढ़ाएंगे एंथैल्पी, तो हम वो सारी चीज़ें आपको समझाएंगे, ठीक। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर एंट्रोपी का इंडस्ट्रियल कैसे यूज होता है, ये समझाइए, ठीक। तो इसका पहला यूज समझो, एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी का जो पहला यूज है, जैसे आप किसी भी जगह पर आप देख रहे हो, है ना, आपके यहाँ से माल निकालना है, मान लो रिफाइनिंग करनी है, इसमें हमारा पेट्रोलियम भरा हुआ है, मुझे निकालना, वो आप देखा होगा होल करते हैं फिर पाइप डालते हैं। तो अगर मुझे सिस्टम की एंट्रोपी पता कर मिले तो हमें इससे ये मालूम पड़ता सिस्टम कितना डिसऑर्डर है। सिस्टम डिसऑर्डर है तो उससे मुझे मालूम पड़ता है कि अगर लिक्विड फार्म में है, गैस फार्म में, तो निकालना थोड़ा आसान है। तो इससे हम आइडिया लगा लेते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक। इसके अलावा हम और बहुत सारी चीज़ों में हम देख सकते हैं कि कहीं पर हम देखते हैं कि कोई सिस्टम है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मान लो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। वो बताती है हमें कि आने वाले समय में, जैसे आपने देखा होगा कि भाई जब बारिश होने वाली होती है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं गर्मी हो रही है, मतलब बारिश आने वाली है। तो मौसम वैज्ञानिक भी एंट्रोपी की हेल्प से इसको पता कर सकते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ों। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल हैं, जब हम लोग कोई इंडस्ट्री बनाते हैं उससे पहले मॉडल बनाते हैं, इक्विपमेंट का मॉडल बनाते हैं, सिस्टम को प्रोसेस का मॉडल बनाते हैं, तो उस समय सिस्टम की एंट्रोपी से पता कर सकते हैं कि रिएक्शन कितनी ज़्यादा होने वाली है, क्या चांस है उनके, ठीक। तो जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे जो आपने देखा, तो डिफरेंट तरीके से हम इनको मॉडल पर अप्लाई कर सकते हैं, और डिफरेंट जो सिस्टम है उनकी जो कैलिब्रेशन करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको बहुत मज़ा आया होगा लेक्चर में। फिर मिलते हैं, नमस्कार।